अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फिर हम आपके सामने पेश हुए हैं। आज हमने बात करनी है पावर सेक्टर पे। पावर सेक्टर पे हमने पाकिस्तान के एक जानी-मानी शख्सियत हैं, उनके साथ हमने एक सिलसिला शुरू किया था मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब के साथ। लेकिन चूँकि अब हमने एक बाकायदा सिलसिला शुरू किया है और वो सिलसिला है कि पाकिस्तान में पावर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हैं और पाकिस्तान के पावर के प्रोजेक्ट्स किस तरह काम करते रहे हैं। आज हम हो सकता है कि अशफाक हनीफ साहब जब हमें ज्वाइन करें, बल्कि उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। अशफाक साहब बड़ी आपको वेलकम करते हैं, आप आए हैं। थैंक यू वेरी मच। अशफाक साहब, आज हमने बात करनी है कि पावर प्रोजेक्ट की जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, वो क्या है और किस तरह हम काम करते रहे हैं। प्लीज आज हमारे नाजरीन को बताइए कि असल में ये कहानी कहाँ से शुरू हुई। चल, थैंक यू वेरी मच जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक तो मैं थोड़ी सी तोसी करना चाहता हूँ, तस्सीह करना चाहता हूँ। जो पिछला हमारा प्रोग्राम था उसमें जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन कराया था तो मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की डिग्री है उसका मैंने शायद 1996 जो है वो बोल दिया था कि मैंने यूईटी से 1996 में इंजीनियरिंग की थी, लेकिन एक्चुअली मैंने 1986 में की थी। वो मेरे मुंह से 96 निकल गया था। तो 1986 में की थी और 1987 में मैंने वापडा ज्वाइन किया था, क्योंकि बाद में कुछ दोस्तों ने यार ये पूछा कि आपने 96 में इंजीनियरिंग की और 87 में वापडा ज्वाइन कर लिया, ये कैसे हुआ। तो बहरहाल मैं बिल्कुल बिल्कुल। तसी करना चाहता हूँ ज़रा कि थोड़ी करेक्शन है कि वो 1986 में मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद मैंने 87 में वापडा ज्वाइन किया था। बल्कि ड्यूरिंग वापडा अभी मैं जो है वो पढ़ता रहा यूईटी में, और मैंने फिर मास्टर किया। 99 में मैंने एमएससी में एडमिशन लिया था और 92 में मैंने मास्टर किया, स्पेशलाइजेशन किया स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में। तो ये मेरी तालीम है, यानी उसके बाद फिर वो चलता रहा सिलसिला। अच्छा, अब आ जाए आज आज का टॉपिक जो है। असल में आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान। जी उसमें बिल्कुल। हम इंशाल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम करेंगे। और आपने जैसे ड्यूरेशन रखी है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में जितनी भी हो सकेगा हम वहाँ तक हिस्ट्री जो है वो ले आएंगे, और उसके बाद जो है अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में उससे आगे फिर चलते रहेंगे। इस तरह हम मुख्तलिफ एपिसोड्स में जो है वो इसको कवर करेंगे कि पाकिस्तान जी बिल्कुल। जब बना तो उसकी क्या कैपेसिटी थी जनरेशन की, और उसके बाद जो है वो कैसे कैसे चीज़ें चलती रहीं, क्या क्या अदवार आए, हमारी कैपेसिटी जो है वो कहाँ तक पहुँची। अच्छा, अब आज प्री पार्टीशन से हम स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। एक्चुअली आपको पता है कि 1857 में एक इंडिपेंडेंस वार हुई थी। उससे पहले बिल्कुल। 1857 से पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी हुकूमत थी। 1857 में मुसलमानों ने और जो हिंदू थे और सिख थे, इन सब ने मिल के ब्रिटिश के ख़िलाफ़ एक वार लड़ी थी, और उसका नाम ये इन्होंने जंग आज़ादी रखा था। और उसमें ये हुआ था कि ठीक है, वो मुसलमान और हिंदू ये जो गठजोड़ था ये हार गया था उस जंग में। ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत गए थे। और लेकिन उसका ये हुआ था फ़ायदा कि एटलीस्ट ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि यहाँ पे उनके ख़िलाफ़ काफ़ी सारी रेजिस्टेंस है। और उसमें काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स जो थे वो भी मारे गए थे। तकरीबन 3000 से ऊपर ब्रिटिशर्स जो थे मारे गए थे, लेकिन मुसलमानों और हिंदुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उसमें। उसके बाद फिर ये हुआ था कि बिल्कुल। ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था, और ब्रिटिश रूल जो है वो नाफज कर दिया गया था इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में। और यहाँ जी पे आपको पता है बिल्कुल कि ऐसे ही। वायसराय वगैरह जो थे वो हुकूमत करते थे, जो ब्रिटिश से आते थे। और उसके बाद हिंदुओं को भी पता चल गया कि अब जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। और फिर उन्होंने आस्ता आस्ता रेजिस्टेंस जो है वो कम कर दी। मुसलमान जो थे वो इसमें लगे रहे कि वो यानी रेजिस्टेंस जो है उनमें रही ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़। वो आखिरी दम तक रही जब तक पाकिस्तान नहीं बन गया, आपको पता है। लेकिन बहरहाल बिल्कुल। ये है कि जब हिंदुओं ने अपनी एक तंजीम कांग्रेस के नाम से कायम की। हमारे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह भी पहले उसी कांग्रेस में शामिल थे, ताकि अपनी एक तंजीम बनाई जाए कि अपने हकूक़ के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ा जाए। और कायद आज़म भी उसमें शामिल हो गए, और उनका मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए कुछ सहूलतें जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ली जाएँ।
लेकिन जब उन्होंने ले देखा जाएं कि ये तो हिंदू जो है, ये कांग्रेस बल्कि हिंदुओं का साथ देती है और हिंदुओं के लिए तो बहुत ज़्यादा अमरात जो है वो ले रही है ब्रिटिशर से, और मुसलमानों के लिए वो इतनी तवज्जो नहीं कर रही, तो फिर वो कायद आज़म भी जो है वो कांग्रेस से अलहदा होके मुस्लिम लीग में शामिल हो गया, जो कि एक नुमाइंदा जमात थी मुसलमानों की उस वक़्त। जी बहरहाल मैं बिल्कुल। स्टार्ट करता हूँ कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे उन्होंने अपने कदम जमा लिए, तो उसके बाद जो है वो एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हुए लगने। उससे पहले लोग लालटेन पे गुजारा करते थे, चिराग पे गुजारा करते थे, लालटेन पे गुजारा करते थे, और इसी तरह जो है वो सारा सिलसिला चलता था। बहरहाल सबसे पहला जो एनर्जी का प्रोजेक्ट आया इस पूरे बर्र-ए-सगीर में, वो कलकत्ता में जो है वो आया। दैट वाज 1879। 1879 में पहला जो है वो कलकत्ता सिटी था, जिसमें एक ब्रिटिशर्स ने एक प्रोजेक्ट लगाया, और जी बिल्कुल। उस प्रोजेक्ट से कलकत्ता सिटी, और कलकत्ता चूँकि पोर्ट सिटी था, तो पूरे पोर्ट के ऊपर भी और बाकी सिटी के अंदर जो है वो उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई और उन्होंने बिजली देनी शुरू की, और ये बहुत ही महदूद पैमाने पे था। यानी कलकत्ता की भी तकरीबन 2-3% आवाम थी जो उससे मुस्तफ़ीद हो रही थी, बाकी लोग अभी भी लालटेन और चिराग पे गुजारा करते थे। उसके बाद जो बिल्कुल। सेकंड नंबर आता है वो बॉम्बे का आता है। यानी बॉम्बे भी पोर्ट सिटी था, आपको पता है कि वो भी एक बड़ा सिटी था, कोलकाता के बाद दूसरा बड़ा जी सिटी बिल्कुल। बॉम्बे था। और 1882 में, यानी 1882 में वहाँ पे भी एक ब्रिटिशर्स ने एक पावर हाउस लगाया, और उस पावर हाउस से वो पोर्ट और उसके इर्द गिर्द के इलाके जो थे वो उन्होंने उनको बिजली देनी शुरू की। तीसरा जो आता है वो बेंगलोर आता है। बेंगलोर भी एक बड़ा सिटी था इस पूरे बड़े-सगीर सब कॉन्टिनेंट जो था। बेंगलोर में 1905 में जाके जो है वो पहला पावर प्लांट लगा, और वहाँ पे उन्होंने बेंगलोर सिटी को, बल्कि बेंगलोर सिटी वो फर्स्ट सिटी था जिसमें स्ट्रीट लाइट्स जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। पूरे ये जितना भी सब कॉन्टिनेंट है उसमें कहीं भी स्ट्रीट लाइट्स का कोई नामो निशान नहीं होता था उस वक़्त, लेकिन ये पहला शहर था बेंगलोर जिसमें फर्स्ट टाइम बेंगलोर को स्ट्रीट लाइट्स जो है वो उससे जो है वो शुरू किया गया प्रोजेक्ट, और स्ट्रीट लाइट्स जो है वो दी गई। अच्छा, उसके बाद अगर हम इस एरिया में आए जिसमें पाकिस्तान मौजूद है, तो कराची जो है वो एक पहला, ये भी चूँकि पोर्ट सिटी था उस वक़्त, और ये बहुत ही छोटा-सा सिटी था। यानी ये ऐसा नहीं था जैसा आजकल कराची है। आजकल तो ख़ैर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वसी हो गया ये कराची सिटी जो है। ये उस वक़्त जो है वो बहुत ही जी छोटा-सा बिल्कुल। टाउन था एक कराची। ये बिल्कुल सही। 1910 में या 1915 में। तो 1913 में, 13 सितंबर 1913, ये वो डेट है जब पहला बिजली घर लगाने का फैसला किया गया इसमें कराची में। तो कराची में केईएससी, बिल्कुल। यानी जो आज भी मौजूद है, कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हाँ जी। कारपोरेशन, उसका कराची क़याम इलेक्ट्रिसिटी अमल में लाया सप्लाई। गया, और ये 1913 में बनी, और इसके तहत जो पहला डीजल टरबाइन यहाँ पे नस्ब की गई वो तकरीबन 6 मेगावाट की थी। तो ये पहला बिजली का मंसूबा था जो इस पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो एरिया है इसमें जो मंसूबा लगा पाकिस्तान में, वो ये 6 मेगावाट डीजल टरबाइन थी, और ये जो है 1913 में लगी थी। ये पोर्ट को और उसके इर्द-गिर्द के थोड़े से इलाके को जो है वो उसने बिजली देना शुरू की। रोशन करती। उसके बाद जो बिल्कुल है वो बिल्कुल। तकरीबन 10 साल के बाद, यानी 23 में 1923 में 2 टरबाइन और यहाँ पे लगाई गई 11.5 मेगावाट की, और ये 23 मेगावाट की स्टीम टरबाइन्स लगाई गई, क्योंकि आपको पता है कि वो समुंदर साथ था, वहाँ पे पानी वाफर मकदार में मौजूद था, तो वहाँ पे स्टीम बिल्कुल। टरबाइन्स लगाई गई कि ये पानी को हम इसका स्टीम बनता था, और स्टीम से जो है वो टरबाइन्स चलती थी। तो आज भी जो है बहुत सारे मुल्कों में और बहुत सारे सिटीज़ में जहाँ पे पानी वाफर मकदार में मौजूद होता है या समुंदर साथ होता है कोस्टल एरियाज़ में, वहाँ पे स्टीम टरबाइन्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, और ये तब से आज तक बिल्कुल। ये रवायत चलती आ रही है कि पूरी दुनिया में कि जहाँ-जहाँ भी कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पे स्टीम टरबाइन्स लगती हैं, जो कि चीप पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 23 मेगावाट की बिल्कुल। स्टीम टरबाइन्स लगाएँगी। इस तरह टोटल यहाँ पे कराची इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 30 मेगावाट तक पहुँच गई, और ये बिल्कुल। 1947 तक यही कैपेसिटी रही। हुआ ये एक्चुअली कि बिल्कुल। जब मुस्लिम लीग, आप मुझे बता दीजिएगा जब टाइम कंप्लीट हो जाए, मुझे बता दीजिएगा, वहाँ पे रोक देंगे, फिर नेक्स्ट जी एपिसोड में ज़रूर, वहीं से मैं स्टार्ट कर लेंगे। जी तो राइट। जब ये मूवमेंट चल रही थी पाकिस्तान की, ये आपको पता है कि तकरीबन मुस्लिम लीग ने स्टार्ट कर दिया था 19
15-20 में कि हमारे लिए अलहदा एक होमलैंड होनी चाहिए। तो उसके बाद हाँ से जी, ये हुआ बिल्कुल। कि जो कांग्रेस थी वो बिल्कुल मुसलमानों के बारे में तो सोचने ख़त्म कर दिया उन्होंने। और उसके बाद जो है वो टोटल उन्होंने उन एरियाज़ पे कंसंट्रेट किया, कांग्रेस ने भी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी, कि जो एरियाज़ जो थे वो इंडिया में शामिल होने जा रहे थे, या जिनके बारे में उम्मीद थी कि ये सारा इंडिया बनेगा और ये मुसलमान अक्सरियत जो इलाके थे, जैसे जो कि बाद में पाकिस्तान में शामिल हुए, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई। और बाकी जो जी, शहर राइट। जो इंडियन एरिया में आ रहे थे या हिंदू अक्सरियत के एरियाज़ थे, उनमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, उनमें एनर्जी के प्रोजेक्ट्स भी लगे। लेकिन सिवाय ये एक एनर्जी के प्रोजेक्ट के जो KESC में के तहत हुआ, इसके अलावा कोई और खातिर खा इजाफा नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ, एक प्रोजेक्ट और लगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्ट किया, जो कि जब्बन मालाकंड स्वात रिवर के ऊपर है। यानी उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 1925 में तकरीबन ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इसकी फिजिबिलिटी बनानी कि वहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो बनाया जा सकता है। उसको नाम दिया गया मालाकंड वन का। और ये कंप्लीट हुआ। इसकी फिजिबिलिटी वगैरह होती रही, 1925 से स्टार्ट हुई और 1934 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई और ये 1938 में जाके कंप्लीट हुआ। यानी ये भी प्री पार्टीशन एक प्रोजेक्ट था और इस पे 3 टर्बाइंस लगाई गई 3.2 मेगावाट की, टोटल इसकी 9.6 मेगावाट कैपेसिटी थी। और ये जो है ये इस पूरे एरिया में जो अब आजकल KPK का एरिया है, इसमें जो भी बड़े सिटीज़ थे उनको यहाँ से बिजली जो थी वो प्रोवाइड की जाती थी मालाकंड वन प्रोजेक्ट से, जो कि जब्बन के मुकाम पे है और स्वात रिवर के ऊपर है। और बिल्कुल राइट। उसके बाद फिर बाद में इसके ऊपर 2 और टर्बाइन्स लगाई गई 1946 में, जो कि 5 मेगावाट की 2 टर्बाइन्स और ऐड की गई और इस तरह टोटल 10 मेगावाट और ऐड हुआ इसमें और टोटल कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 20 मेगावाट हो गई। तो इस तरह जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो ये टोटल कैपेसिटी थी हमारी। और कुछ और भी थे, जैसे लाहौर में, लाहौर को जो लाहौर भी उस वक्त एक अच्छा खासा बड़ा सिटी था और उसको यहाँ पे जी, बिल्कुल। रनाला खुर्द हाइड्रो पावर स्टेशन लगाया गया, जिसकी कैपेसिटी 1.1 मेगावाट थी और ये उकाड़ा के करीब है। तो जी, इसमें बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो है ये लाहौर के चंद एक बड़े बड़े घरानों को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था। तो इसी तरह और भी कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे 1 मेगावाट के, 2 मेगावाट के, जो कि इंडस रिवर की जो ट्राइब्यूटरीज हैं उन पे लगाए गए थे, जैसे चित्राल है या स्वात है या गिलगित है। यहाँ पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे 1 मेगावाट, 1.5 मेगावाट, 2 मेगावाट के। और टोटल कैपेसिटी जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो 60 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी थी जो पाकिस्तान के पास थे, 60 मेगावाट। जबकि इंडिया का अगर मैं जिक्र करूं, तो जब पार्टीशन के वक्त इंडिया के पास 1362 मेगावाट की टोटल कैपेसिटी थी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान जब बना है तो उसके पास 60 मेगावाट की टोटल जनरेशन कैपेसिटी थी और इंडिया के पास 1362 मेगावाट के प्रोजेक्ट थे उस वक्त जो रन हो रहे थे और जो बिजली वो ले रहे थे। तो इंशाल्लाह इससे आगे फिर अपनी नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे। तो यहाँ तक हम 1947 तक पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी उस वक्त 60 मेगावाट थी और इंडिया की टोटल कैपेसिटी उस वक्त 1362 मेगावाट थी। तो ये सूरत हाल थी उस वक्त। आइंदा इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम ये जो प्रोजेक्ट थे, जैसे KAC के प्रोजेक्ट थे और जैसे ये जब्बन ये मालाकंड 1 और मालाकंड 2 पे हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह और जो प्रोजेक्ट उसके बाद बनने शुरू हुए फ़ौरन पाकिस्तान के बाद, उन पे ज़रा तबसरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी, बिल्कुल। आपका बड़ा शुक्रिया मोहम्मद इशफाक हनीफ साहब। आपने बड़ी ही प्रिसाइज़ और बड़ी खूबसूरती के साथ ये बता दिया कि असल में ब्रिटिश हमारे साथ कैसे प्ले करता रहा। ऑल्दो हमारे पास बड़े शहर थे, मुल्तान था, फिर पिंडी था, फिर दूसरे बड़े शहर थे, लेकिन उसकी तरफ कोई ख़ास हमने तवज्जो हासिल नहीं कर सके या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मुस्लिम दुश्मनी में नहीं की। और हिंदू ये समझते थे, उस वक्त का बुनिया चूंकि बड़ा तेज था, तो वो समझता था कि कैसे चीजों को ड्राइव करना है। तो वहां पे 1300 मेगावाट की कैपेसिटी थी और हम तकरीबन 60 के करीब थे। ऐसे ही है जी, 60 ही था जी। जी जी जी। और हम 60 के करीब जनाब पहुंचे और फिर यूं हमने जो है वो कतरा कतरा करके तो आज की तक हम उसी जंग में लड़ रहे हैं। इससे आगे हमने प्री पार्टीशन के बाद की बात करनी है कि प्री पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान बन गया
तो तब हमने क्या गुल खिलाए, इस पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कल भी साथ देंगे मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब, और हम इसको सेगमेंट वाइज और एपिसोड वाइज करेंगे। आज हमारा पहला एपिसोड था, हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।